उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन हुए, जिनमें कृषि क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक क्षेत्र में साइंस एंड टेक के अलावा एक समझौता ज्ञापन आईसीसीआर और ज़ाग्रेब यूनिवर्सिटी के बीच हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कहा कि भारत और क्रोएशिया आपस में लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और बहुवाद से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा, स्पेस, फार्मा, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर उत्सुक हैं। आतंकवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता का दुश्मन बताया। भारत में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर क्रोएशिया द्वारा सहयोग और संवेदना जताए जाने पर धन्यवाद भी दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की भी अपील की। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने कहा कि दोनों देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। बढ़ते सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मध्य एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की सराहना की। क्रोएशिया ने आतंकवाद की निंदा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्लेनकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार पहल का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ाग्रेब स्थित होमलैंड वॉर मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने वहां उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 तक चले आज़ादी की जंग में शहादत दी थी। क्रोएशिया ज़ाग्रेब में प्रधानमंत्री मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने ऐतिहासिक सिटी सेंटर का दौरा किया। ये सेंटर सांस्कृतिक गतिविधि के साथ साथ मनोरंजन और मुख्य व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरन मिलानोविक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और साझा मूल्यों को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने कहा कि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की यात्रा पहली बार है। ये यात्रा भारत क्रोएशिया साझेदारी में बढ़ती गति को दर्शाती है। तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर क्रोएशिया के समर्थन और एकजुटता के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच को धन्यवाद दिया। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इसमें गुजरात की काड़ी और विसावदर, केरल की नीलांबूर सीट, पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट शामिल है। केरल के मलप्पुरम में एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन एवं बचाव सेवाएं नीलांबूर उपचुनाव के लिए निर्बाध मतदान के लिए एक नाव पर मतदान सामग्री लेकर गई। गुजरात की काड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस ने रमेश भाई चावड़ा और आम आदमी पार्टी ने जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा है। पंजाब की लुधियाना सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु और आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के बीच है। लुधियाना पश्चिम की सीट पर आप विधायक गुरप्रीत बसी गोगी के निधन के कारण खाली हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर मुख्य मुकाबला टीएमसी की अलीफा अहमद और भाजपा के आशीष घोष के साथ है। इस 5 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे 23 जून को आएंगे। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए भी आज वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सीटें शामिल हैं।
मतदान के बाद वोटों की गिनती भी आज ही शाम होगी। 23 जून से पहले ये चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में कल भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जेजुरी मोरगांव रोड पर स्विफ्ट कार और पिकअप ट्रेन के बीच टक्कर हो गई और घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए भेजा गया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 जून तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज देहरादून में एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन करेंगी और राष्ट्रपति निकेतन में स्टाफ क्वार्टरों, अस्तबलों और बैरकों का शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में भी राष्ट्रपति कल भाग लेंगे। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से जनता के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपासराय स्थित आवास में अवैध निर्माण मामले में आज सुनवाई होगी। पूर्व में हुई सुनवाई में सांसद के अधिवक्ता ने एसडीएम के समक्ष शमन शुल्क जमा कराने की मंशा जाहिर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों को बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान पर बरेली स्थित केसर एंटरप्राइजेस लिमिटेड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की आज सुनवाई होगी। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह ने बुधवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने मुख्यधारा में लौटने पर नक्सली बैजनाथ सिंह को गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रणनीतिक सलाहकार समूह के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक शिलालेखों इमारतों को संरक्षित करने के उद्देश्य से एएसआई देश भर में ऐसी इमारतों और अवशेषों को संरक्षित करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत पर गर्व कर सकें। प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले का खुलासा किया है। ईडी ने अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के खिलाफ 13 जून को देश के 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुरुग्राम में एक साथ 7 जगहों पर छापेमारी की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत जल्द ही सभी कानूनी, वाणिज्यिक और डिजिटल प्रणालियों में भारतीय मानक समय के उपयोग को अनिवार्य करेगा। उन्होंने कहा कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत जल्द ही नियम अधिसूचित किए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एनआईओएस और एनसीईआरटी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र की डिलीवरी में तेजी लाने का फैसला किया है। अब मतदाता सूची में अपडेट होने के 15 दिनों के भीतर ही मतदाताओं को ईपीआई से मिल जाएगा। मिजोरम सरकार ने बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जनजातियों को सशक्त बनाने और मूल भाषाओं को संरक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। साहित्य अकादमी ने हिंदी में सुशील शुक्ल, अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा, एमपी और उर्दू में गजनफर इकबाल समेत 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को 2025 के प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजने का बुधवार को ऐलान किया। प्रसिद्ध एनिमेशन फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की फिल्म देसी ऊन वैश्विक स्तर पर भारत की एनिमेशन सफलता का नेतृत्व कर रही है। वेव्स 2025 विजेता ने फ्रांस के एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जीत हासिल की। ट्रांसजेंडर्स को रोजगार सहायता उपलब्ध कराने के लिए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेले का 3रा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोगी से आयोजित इस मेले का उद्देश्य ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों के लिए रोजगार प्लेसमेंट सुरक्षित करना था, जिसमें 20 से अधिक कंपनियों ने भागीदारी की। दिल्ली में चल रहे संस्कृत भारती उत्तर क्षेत्र द्वारा आयोजित 12 दिवसीय संस्कृत भाषा प्रशिक्षण वर्ग का समापन बुधवार को हुआ। कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से 157 शिक्षार्थियों ने सहभागिता की। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में संस्कृत की महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब योग दिवस में केवल 2 दिन बाकी हैं। कल देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग महाकुंभ के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय योग महाकुंभ योग स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली पर आधारित है। ये कार्यक्रम योग स्वास्थ्य और समग्र जीवन को समर्पित है, जो लोगों को शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका उद्देश्य योग की भावना को बढ़ावा देना और आंतरिक स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय सामंजस्य को जोड़ना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में योगाभ्यास किया। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री निवास में अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व का योग बन गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों ने योगाभ्यास किया। साथ ही लोगों ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने पूरे मध्य भारत में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं खासतौर पर झारखंड के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में इस सप्ताहांत तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश से दिल्ली वासियों को चिपचिपाती गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को झुलसा देने वाली लू और तपिश वाली गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में होते हुए यूपी में मानसून दाखिल होगा। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MBA जिंदगी टेस्ट। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और खबरों के सफर को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लौटे हैं 110 भारतीय। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से चलाया गया और उसको लेकर के भारतीय पहुंचे हैं दिल्ली। दिल्ली ये विमान पहुंचा है। 110 भारतीय हैं जो आर्मेनिया से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। इस पर और भी अपडेट आपसे साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लौटे हैं 110 भारतीय। ये बड़ी खबर इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के 110 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विमान। एयरपोर्ट पर छात्रों से मिले हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जिसमें इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर के लगातार भारतीय छात्रों को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई थी और ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से चलाया गया, जिसके तहत ईरान से वापस लौटे हैं 110 भारतीय। ऑपरेशन सिंधु के तहत विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। आर्मेनिया से 110 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विशेष विमान। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। एयरपोर्ट पर छात्रों से मिले हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 भारतीयों को वापस लाया गया है, सुरक्षित दिल्ली लाया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत सुरक्षित वापसी हुई है भारतीयों की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लौटे हैं 110 भारतीय। एयरपोर्ट पर छात्रों से विदेश राज्य मंत्री ने मुलाकात भी की है। आर्मेनिया से 110 भारतीयों को लेकर ये विमान दिल्ली पहुंचा है।
आपको बताएं कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के मध्य हालात बने हैं उसको लेकर के भारत की तरफ से लगातार नजर बनाए हुए है और उसी के तहत ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीयों की वापसी हुई है और सभी को दिल्ली लाया गया है। निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंधु कल इसकी घोषणा की गई थी और 17 तारीख से ही वहाँ पे ईरान में जो खास करके जो छात्र आ रहे हैं उन लोगों को वापस लाने की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इसके पहले भारतीय दूतावास जो तेहरान स्थित है उसने काफी प्रयास किए थे कि जो भी भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनको संपर्क में लाया जाए, उनको गूगल फॉर्म, उनको टेलीग्राम उनके लिए एक लिंक बनाया गया था ताकि उससे वो जुड़े। इसके अलावा कई हेल्पलाइन की घोषणा की गई थी जिसमें कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने के व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया था ताकि वो जहाँ भी है जिस हालत में भी है वो संपर्क कर सके दूतावास के साथ। और निश्चित तौर पे एक सफल शुरुआत हुई क्योंकि एक खेप जो है 110 भारतीय जिसमें कि खासकर सारे स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को वहाँ से लाया गया है। कुछ लोगों को वहाँ तेहरान से अलग कोम शहर में भी रखा गया है और ऑपरेशन सिंधु लगातार अभी जारी रहेगा क्योंकि हमारे माने जाते हैं कि तकरीबन 10,000 भारतीय जो है वो ईरान में विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की थी कि तेहरान में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को बाहर निकाला जाए और खास करके जो छात्र वहाँ रह रहे हैं उन छात्रों को वहाँ से निकाला जाए। तो इसी में पहली जो कड़ी है, पहली कड़ी में आज कल देर रात एक विमान आया है जिसमें कि 110 स्टूडेंट्स थे और निश्चित तौर पे एक सफल प्रोग्राम रहा क्योंकि इसमें ईरानी जो वहाँ की सत्ता है उसने भी काफी मदद की है। आर्मेनिया जो बगल में राष्ट्र है उसके लोगों ने भी काफी मदद की, वहाँ की सरकार ने भी काफी मदद की। तो ऐसे समय में जब इजराइल के साथ ईरान एक तरीके से लगातार युद्ध में है और वैसे समय में भारतीय छात्रों को वहाँ से निकाल के ले आना और उसमें भी ईरानी जो सरकार है, ईरान की सरकार है, उसने मदद की है और ईरान की सरकार ने पहले भी ये संकेत दिए थे कि जो लोग ईरान से तेहरान से बाहर निकलना चाहते हैं वो लैंड रूट से जा सकते हैं। तो उसी के बाद लैंड रूट से ईरान में जाने वाले जो भारतीय लोग हैं उनको ले आया गया, आर्मेनियाई बॉर्डर से ले आया गया और आर्मेनिया से फिर हवाई जहाज के द्वारा यहाँ लाया गया। समझे अखिलेश, क्या 110 जो भारतीय हैं इनमें किसी तरह की कोई जानकारी सामने आई है कि कहाँ के भारत के ये लोग हैं और क्या इन्हें आज ही इनके घर पर सुरक्षित वापसी करवाई जाएगी दिल्ली से? हाँ, निश्चित तौर पे ये भारत में विभिन्न जगहों के लोग हैं और अभी तो दिल्ली को लाया गया है और दिल्ली से ज्यादा उम्मीद है कि आज ही वे चले जाएंगे क्योंकि जिनका ठिकाना दिल्ली में नहीं है वो तो जाएंगे और उनको फ्लाइट की टिकट भी दी जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये इनको दिल्ली में रोके जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो आज ही जहाँ को निकलना होगा आज ही अगर उनको टिकट की व्यवस्था हो जाएगी तो उम्मीद इस बात की है कि आज ही अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। कुछ पेरेंट्स यहाँ आए भी थे, कुछ पेरेंट्स दिल्ली में हैं जिसके वो लोग तो अपने बच्चों को यहाँ रखेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स जिन बच्चों का घर दिल्ली के बाहर है, कई अन्य राज्यों के लोग हैं, तो उन सारे लोगों को वापस आज अपने अपने घर भेजा जाएगा। समझे जी अखिलेश, ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा? जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच है और लगातार भारत का विदेश मंत्रालय संपर्क में है, और क्या माना जाए कि आगे भी ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जो सरकार ने जो काफी पिछले दिनों जहाँ भी इस तरह के स्थिति आई है कि किसी देश में रहने वाले हमारे छात्र या नागरिक हैं वो ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ की उनको लाना जरूरी है, जहाँ उनकी जान को खतरा है, तो वहाँ से लाया गया है। आपको याद होगा कि अभी हाल में जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय भी भारतीय छात्र जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उन लोगों को वहाँ से निकाला गया था और इसमें यूक्रेन की सरकार ने भी मदद की थी, रूस की सरकार ने भी मदद की थी उनको निकालने में, क्योंकि कई बार वो बॉर्डर एरिया से उनको निकालना पड़ा था। तो भारत सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि जहाँ भी हमारे छात्र फंसे हो या हमारे नागरिक फंसे हो युद्ध इलाके में, वहाँ से उनको निकाल कर लाया जाए। और तेहरान ईरान के बारे में भी पहले इस तरह की स्थिति लग रही थी कि हो सकता है या जो संघर्ष है वो संघर्ष 1-2 दिन में खत्म हो जाए, इसलिए पहले सारे लोगों को सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की गई। फिर यह एडवाइजरी जारी की गई कोई अनावश्यक वहाँ यात्रा न करे और
अगर वहाँ पे है तो वो तेहरान में या अन्य जगहों पे अनावश्यक बाहर न निकले। और उसके बाद फिर संपर्क के लिए जो लाइन होता है, हेल्पलाइन जारी किया गया, व्हाट्सएप जारी किया गया, नंबर जारी किया गया। उसके बाद वो सारी व्यवस्थाएं की गई ताकि ईरान में जो भी भारतीय रह रहे हैं उनके साथ दूतावास जो है सीधा संपर्क कर पाए। और दूतावास अब ये सूचनाएं मिल रही है कि दूतावास अब तकरीबन ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों के साथ कांटेक्ट में है और जो वापस आना चाहेंगे वो सारे लोग वापस ले आने की इंतजाम की जाएगी। जी जी बिल्कुल अखिलेश, आप इसी खबर पर हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि आर्मेनिया से 110 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान और इसको लेकर के वापस जो लोग लौटे हैं उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आ रही है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। 110 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। मेरे साथ कुछ नागरिक यहाँ पे हैं जो आज आए हैं। हमें खुद भी नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि हम ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ मैसेज दैट यू विल बी रीलोकेटेड टुमारो। हमें पहले रीलोकेट किया गया टू द आर्मेनिया एंड फ्रॉम देयर विद इन जस्ट 24 आवर्स वी वर इवैक्यूएटेड टू इंडिया एंड इट फेल्ट like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी। बहुत अच्छा लगा, एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए, ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ। और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का और इंडिया के लोगों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें कि ये थे भारतीय नेशनल्स जो ईरान से आए और बता रहे थे कि क्या उन पे आप बीती हुई दिक्कतें थी, लेकिन वो कामयाब रहे ईरान से आर्मेनिया और फिर आर्मेनिया से भारत में आने में। क्या नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 भारतीयों को भारत लाया गया है। ऑपरेशन सिंधु विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है और इसको लेकर के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अभी हम सुन रहे थे, अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे थे कि किस तरह से जो भारतीय वापस लौटे हैं वो बता रहे थे और विदेश मंत्रालय के साथ साथ दूतावास का भी धन्यवाद कर रहे थे कि वो सुरक्षित भारत वापस आए हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत। जी, निश्चित तौर पे जो उनकी बातों को सुनकर ये निश्चित तौर पे ये पता चल रहा है कि भारत सरकार ने जो व्यवस्था की थी और ईरान में जो हमारा दूतावास है जिस तरीके से सक्रिय था, तो इस मामले में कह सकते हैं कि है काफी सफल एक ऑपरेशन की तरह शुरू हुआ। और जैसे जैसे वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों की इच्छा हो रही है कि ईरान से वापस भारत आए, तो जो इंतजाम किया जा रहा है विदेश मंत्रालय के द्वारा या भारत सरकार के अन्य विभागों के द्वारा, इंक्लूडिंग मैं कह सकता हूँ कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सारे लोगों की सक्रियता की वजह से संभव हो पा रहा है। और उसमें जो पड़ोसी देश है, खासतौर से आर्मीनिया के मदद की वजह के कारण ये संभव हो पा रहा है। आपको याद होगा कि जो रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ था उस समय पोलैंड के रास्ते से बहुत सारे छात्र हमारे भारत आए थे। तो ऐसे में बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक डिप्लोमेसी की परीक्षा हो जाती है कि किस तरीके से हमारा संबंध और संपर्क उन राष्ट्रों से है जो एक संघर्ष के बीच में है, और उसके अलावा पड़ोसी जो राष्ट्र है उन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी हमारे राजनयिक जो संबंध है वो संबंध बहुत काम आते हैं। तो ये जो ईरान के अंदर जो स्थिति बनी है, निश्चित तौर पे जो ईरान का पड़ोसी राष्ट्र है आर्मेनिया के साथ हमारे जो संबंध है वो संबंधों का फायदा अभी हमको मिल रहा है। और संकट की घड़ी में जब ऐसे संबंधों का फायदा मिलता है तो निश्चित तौर पे जो सरकार हो, भारत की जनता हो या जो प्रभावित छात्र या भारतीय नागरिक हो, निश्चित तौर पे उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो काफी शुक्रगुजार करने वाली प्रतिक्रिया होती है। और यही हम देख रहे हैं कि ये जो छात्र लौट कर आए हैं उन्हें आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने त्वरित तरीके से वहाँ से उनको इवैक्यूएट करके भारत लाया जाएगा। और आज वे भारत के एयरपोर्ट पे थे और निश्चित तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया उसके तहत 110 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस बार पूरी